हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे और जीवन में खूब जीसा ले रहे होंगे और खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन श्रृंखला 33 लेकर के आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टीयर 1 का संकलन है। ठीक है, इसमें कुल 25 क्वेश्चंस होंगे और बेहतरीन ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसको डेली आपके साथ 9 बजे जुड़ रहे हैं, तो आज भी 9 बजे ही लगता है जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपका यह जो आपका सीरीज अपकमिंग एसएससी रेलवे बीपीएससी बीएसएससी बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसएससी जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, विल्सन रोग ऐसा वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में क्या एकत्रित हो जाता है। तो मेरे भाई, विल्सन रोग में शरीर में क्या अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉपर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉपर। अब मेरे भाई, सब दिशा में हो, सब मजे में हो। चलिए जल्दी जल्दी सब हैंड्सअप करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉपर। हम विल्सन रोग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विल्सन की बीमारी एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में अतिरिक्त तांबे का निर्माण होता है। लक्षण आमतौर पर मस्तिष्क और यकृत से संबंधित होते हैं। जिगर से संबंधित लक्षणों में यानी कि लीवर से संबंधित लक्षणों में उल्टी, कमजोरी, पेट में तरल पदार्थ का निर्माण, पैरों में सूजन, पीली त्वचा, खुजली शामिल है। मस्तिष्क से संबंधित लक्षणों में कपकपी, मांसपेशी में अकड़न, बोलने में परेशानी, व्यक्तित्व में बदलाव, चिंता और मनोविकृति शामिल है। तो विल्सन रोग ऐसा वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर अधिक मात्रा में क्या होता है मेरे भाई, कप पर एकत्रित हो जाता है। तो चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है क्लास में तो हैंड्सअप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुकुमार सेन। आइए हम जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता क्या है और यह किस अनुच्छेद से लिया गया है। मेरे भाई, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का नेतृत्व करते हैं, जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकृत हैं। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति इसलिए किया जाता है क्योंकि वे संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय यानी कि लोकसभा, संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से करा सके। भारत के चुनाव आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। यानी कि चुनाव आयोग की शक्ति किससे ली गई है, तो 324 के अनुच्छेद से ली गई है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, ज्यादातर भारतीय प्रशासनिक सेवा से होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वे क्या किए जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा जी हैं। चलिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। ऑप्शन है 92, ऑप्शन 2 109 गुना, ऑप्शन 3 146 गुना, ऑप्शन 4 123 गुना। तो मेरे भाई, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 109 गुना। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं सौर मंडल, क्या देख रहे हैं भाई, सौर मंडल, जिसमें सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रही है भाई, चक्कर लगा रही है। आइए हम जानते हैं ग्रह नंबर वाइज ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध, उसके बाद कौन सा सूर्य के करीब के ग्रह, तो मेरे भाई वेनस यानी कि शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शत्रुन, फिर यूरेनस, फिर क्या है, नेपच्यून। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये क्रम जान गए। अब हम जानते हैं सूर्य का व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 109 गुना है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,30,000 गुना है और सौरमंडल में कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है। तो मेरे भाई, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो 109 गुना अधिक। भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहार मोती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुहार मोती। आइए हम जानते हैं सभी पूर्व उत्तर दक्षिण सभी के बारे में। गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में नारायण सरोवर के पास स्थित है। यह नारायण सरोवर गांव और कोटेश्वर मंदिर के
पास भी क्या है, स्थित है। ठीक है, अब हम जानते हैं अरे नॉर्थ में सबसे, अगर पूछे सुदूर नॉर्थ में यानी इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। अरे वेस्ट में पूछेगा यानी कि पश्चिम में सबसे पश्चिम बिंदु कौन है, तो भारत का गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो मेरे भाई किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब पूछेगा साउदर्न मोस्ट यानी कि साउथ में तो कन्याकुमारी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है मेरे भाई, कौन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। साउदर्न मोस्ट यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो मेरे भाई इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, अब हम जानते हैं भारत की ट्रॉपिक कैंसर यानी कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मेरे भाई कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लग रहा है, हाँ छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ भी होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और इधर त्रिपुरा होते हुए क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है भाई, अब कोस्ट लाइन मेन लैंड इसका है 6100 किलोमीटर। ठीक है, क्या है, 6100 किलोमीटर है कि नहीं। कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार यानी कि तटीय रेखा क्या है, पूरा मिलाकर के 7516 किलोमीटर भारत का क्या है, तटीय रेखा है, अंडमान निकोबार मिला के। ठीक है, चलिए भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए, तो मेरे भाई भारत का सबसे छोटा जिला जल्दी से बताइए कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो माहे होगा। यहाँ पर माही लिखा गया है लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा, माहे। क्या होगा मेरे भाई, माहे। माहे माहे मेरे भाई एक जिला है जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये जो दिखाई दे रहा है माहे, ये क्या है, माहे है। माहे सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला तो माहे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है। मेरे भाई गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी 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 बताइए। तो मेरे भाई ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो मेरे भाई गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम हो जाएगा पराग ज्योतिषपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पराग ज्योतिषपुर। ये गुवाहाटी शहर किस राज्य में पड़ती है, तो मेरे भाई गुवाहाटी असम में आता है। आइए हम असम के बारे में भी बहुत सारी बातें जाने। असम की राजधानी दिसपुर है, उसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, वहां के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ कुल विधानसभाओं की सीट 126 है जो कि एक सदनीय विधानसभा है। यहाँ राज्यसभा से कुल 7 सीट और लोकसभा से कुल 14 सीटें आती हैं। गुवाहाटी शहर में ही असम का उच्च न्यायालय स्थित है जिसे हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, असम का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि उसकी आधिकारिक भाषा असमीज है। और उसका जो डांस है मेरे भाई बिहू डांस है। बिहू नृत्य क्या है, असम का राजकीय डांस है। उसका राजकीय पशु वन हैंड राइनोसोरस है, यानी कि एक सिंग वाला राइनोसोरस। ठीक है, उसका राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक है। उसका राजकीय फ्लावर रेटूसा है। ठीक है, उसका राजकीय पेड़ कौन है, तो डाइपेटेकॉर्पस मैक्रोकॉर्पस है। उसका राजकीय पेड़ क्या है, तो मेरे भाई असम का जो चाय है सो है। वहां पर कौन सी नदी बहती है असम में, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम में कौन सी नदी बहती है मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। गमछा यहाँ का प्रमुख प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है, तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है बद्रीनाथ, ऑप्शन 2 गंगोत्री, ऑप्शन 3 वैष्णो देवी, ऑप्शन 4 केदारनाथ। तो मेरे भाई बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ ये चार धाम यात्रा में शामिल है। वैष्णो देवी चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है। वैष्णो देवी के बारे में जानते हैं, वैष्णो माता की जय का नारा आप लगाइएगा, जय माता दी, एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा, जय माता दी। आप कमेंट कीजिए जय माता दी करके। ठीक है, वैष्णो देवी क्या है, इन चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराना पत्तन का नाम क्या है।
मेरे भाई ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित सबसे पुराना पत्तन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता पत्तन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन मेरे भाई किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ रिवीजन करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, इसके गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विधानसभा है ना मेरे भाई, एक सदनीय है और उसमें कुल 294 सीट है। यहाँ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि संसदीय लोकसभा में है 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। यहाँ का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट कहलाता है। यहाँ का जो लैंग्वेज है ना मेरे भाई, बंगाली और इंग्लिश है। ठीक है, जो वहाँ का क्या है, लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद वहाँ का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। वहाँ का राजकीय पशु क्या है मेरे भाई, फिशिंग कैट है। कौन है? फिशिंग कैट है। वहाँ का ट्री क्या है, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन ट्री है। वहाँ का ट्री क्या है मेरे भाई, चातीम ट्री। कौन सा ट्री? चातीम ट्री। ठीक है, वहाँ का फ्लावर कौन सा है? तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन यानी कि जैस्मीन है। ठीक है, यानी कि जैस्मीन का मतलब क्या होता है, जो आप समझते होंगे। ठीक है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करते रहेंगे। मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खादी एवं ग्रामीण उद्योग अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 1956 में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए हम जानते हैं बारदोली नेतृत्व के बारे में कुछ बातें। बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में बारदोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेरे भाई मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुष्मिता सेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुष्मिता सेन। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। देखिए, ये जो आप दिखाई दे रहा है सुष्मिता सेन जी हैं, ये मिस यूनिवर्स का खिताब 18 वर्ष की उम्र में 1994 में जीता था। इन्होंने 1994 में फेमिना मिस इंडिया का भी खिताब जीता था। ठीक है, तो मेरे भाई ये किस फिल्म में काम करती है? तो ये बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म में काम करती है। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था 1994 में? तो मेरे भाई सुष्मिता सेन जी ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई वर्ष 2006। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 2006। आइए हम जानते हैं एमएसएमई के बारे में कुछ बातें। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसकी स्थापना जो अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आता है। इसका जो लोगो है ये आप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका जो मोटिव है हमारी शक्ति, आवर स्ट्रेंथ, इसका क्या है, नारा कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मेरे भाई मजा आ रहा है हैंड्सअप करेंगे? मजा आ रहा है हैंड्सअप करेंगे। एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जो भाई जुड़ चुके हैं अपना प्रेजेंसी हमेशा दिखाते रहिए।
आप साथ साथ याद करते रहिए, आप मेरे साथ बोलते भी रहिए, ठीक है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 206 हड्डियां। कितना हो जाएगा? 206 हड्डियां। एक वयस्क मानव के कंकाल में लगभग 206 हड्डियां होती है और बच्चों में 300 हड्डियां होती है, ठीक है। बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 300। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। देखिए आपको सभी हड्डी के बारे में यहाँ बातें बता दी गई है, आप फिगर के द्वारा आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में खुद समझ लेंगे, हमको समझाने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई यह अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताइए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा ग्रह कहते हैं, जिसमें कुल 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन से यह बना ग्रह है, जो कि बहुत अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये बहुत अत्यधिक गर्म भी है। आइए हम सौर मंडल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध और शुक्र से सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून है। एक ब्लैक वाला ग्रह सतुर्न है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। एकमात्र जहां पर जीवन है वह ग्रह अर्थ है, ठीक है। अर्थ का उपग्रह मून है यानी कि चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस दिनांक पर हस्ताक्षर किए गए? तो मेरे भाई भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के वाले समर्पण दस्तावेज पर किस दिनांक पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961। अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर दिया गया। 1961 से पहले गोवा में किस प्रकार का शासन था? तो मेरे भाई पुर्तगाली लोगों का वहां शासन था, ठीक है। 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाली मछुआरों को मार डालने के बाद राज्यों पर आक्रमण किया, जिससे एक मछुआरा मारा गया। सेना द्वारा 36 घंटे हवाई, समुद्री या भूमि हमलों के बाद गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटियो वासोलो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो मेरे भाई गोवा जो था ना, गोवा उसको हम लोग जबरदस्ती अपना लिए। कैसे अपना लिए? वो हमारे देश में शामिल नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या किए, भारतीय सेना ने वहां पर सभी तरीका से क्या किया, आक्रमण किया, जिससे कि वहां के जो गवर्नर थे, कौन? मैनुअल एंटोनियो वासोलो ई सिल्वा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में गोवा को मिला दिया। यानी कि 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, ठीक है। गोवा 1961 से पहले पुर्तगालियों के हाथ में था, उसके बाद हम लोगों ने उसे छीन लिया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग पाकिस्तान को भी अपने आप में मिला लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गामा किरणें। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर बताइएगा। साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? ये आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपसे जरूर चाहिए हमें। जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी इसलिए होती है, विकिरण के कारण होती है। किसके कारण होती है मेरे भाई? विकिरण के कारण। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नसे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्व्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका सही उत्तर? नर्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्व्स हो जाएगा। मजा आ रहा है भाई? अगर हैंड्सअप मजा आ रहा है तो हैंड्सअप कीजिए, मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यह सभी क्या है? नर्व्स के बारे में आपको बताया गया है।
ध्यान से देख लीजिए सभी नर्व्स को, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कौन कौन सा नर्व्स होता है। कार्नियल नर्व्स किसको कहते हैं, वैगस को कहते हैं, सेरेब्रम आपको हम बताए थे, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्ट्रीम, सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सब आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम का समस्या का अभाव है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? देखिए भाई, आपके लिए क्या किया जाएगा, एक अलग व्यवस्था करा दिया जाएगा, जो कि बायोलॉजी, पॉलिटी सब पढ़ा देंगे हम, ठीक है, इसलिए उसको हम अभी नहीं बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई हृदय मांसपेशी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हृदय मांसपेशी, जो कि एक संयोजी उत्तक नहीं है। सूरज, सोमू, अमन, मनीष, श्रवण, मोनू, सभी आदमी को मजा आ रहा, राजा जी सभी आदमी को मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय मांसपेशी उत्तक। आइए हम जानते हैं संयोजी उत्तक के बारे में बेहतरीन और पूरी बातें, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। संयोजी उत्तक, यह उत्तक एक अंग के दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं रुधिर उत्तक, अस्थिर उत्तक, लस उत्तक तथा वसा उत्तक। रुधिर उत्तक के लाल रुधिर कानिका एवं श्वेत रुधिर कानिका दो भाग होते हैं। रुधिर उत्तक के कितने भाग होते हैं? लाल रुधिर कणिका एवं श्वेत रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, श्वेत रुधिर कणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हम आपको बताए थे। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? तो शरीर का सिपाही के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? शरीर का सिपाही। बहुत दिन पहले बता चुके हैं हम इसको, ठीक है। मानव की लाल रुधिर कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। मानव के किस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं? तो लाल रुधिर कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब हम आते हैं अस्थि उत्तक क्या होता है। अस्थि उत्तक का निर्माण अस्थि कोशिका से, जो चूना एवं फास्फोरस से पूरित होता है। इसकी गणना हम स्केलेटल उत्तक में करते हैं। अब हम आते हैं लस उत्तक क्या होता है। तो मेरे भाई लस उत्तक लस कोशिकाओं से निर्मित होती है। इससे लस पर पोटेंशियल आदि का निर्माण होता है। यह उत्तक शरीर का रक्षक है। आघात तथा उपसर्ग के तुरंत बाद लसर शोथ युक्त हो जाता है। अब हम आते हैं बसा उत्तक। बसा उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एरिओलर उत्तक और एडिपोस उत्तक। इसके अतिरिक्त पित्त इलास्टिक उत्तक, म्यूकॉइड उत्तक, रंजक कांकित संयोजी उत्तक, न्यूरल गिलिया आदि भी संयोजी उत्तक के कार्यस्थान के अनुसार उनके भेद है, यानी कि संयोजी उत्तक के भेद है। तो मेरे भाई संयोजी उत्तक से आपसे जो भी प्रश्न आएगा आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज हम आपके सामने एक लक्ष्य रखते हैं, अपने लाइक का 20 लाइक्स होना चाहिए, ठीक है। सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? तो मेरे भाई सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए सुपरसोनिक जेट के बारे में जल्दी से इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताइए तो कौन से परत का विरल करते हैं? तो मेरे भाई सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? जल्दी से बताया भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? O3। आगे बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे भाई पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिडन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ एस्पिडन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पिडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिडन। आप जान जाइए, थोड़ा सा सीमेंट के विभाग फोटो देख लो एक बार। सीमेंट का क्या कर लो, एक बार फोटो देख लो, कि नहीं देखा होगा तो, ठीक है। सीमेंट ये देखिए भाई क्या है, सीमेंट। सूरज से फोटो देखा है भाई सीमेंट का? सोमू, मनीष, श्रवण, राजा जी, मोनू जी फोटो देखे सीमेंट का? देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजाक कर रहे हैं भाई, कभी कभी मजाक भी कर लेना चाहिए। चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब पहला दिलवारा मंदिर, इस सब का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिलवारा मंदिर जैन धर्म का मंदिर है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का मंदिर है। कमल मंदिर
अरे बहाई धर्म का मंदिर है, सूर्य मंदिर हिंदू धर्म का मंदिर है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो मेरे भाई आपको एक कहानी बताते थे कि सार्क की स्थापना में 7 देशों का अहम योगदान था। वे ही 7 देश संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से वे देश थे, तो मेरे भाई वे देश थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सभी देश क्या है, सार्क के संस्थापक देश हैं। बाद में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ। ठीक है, सार्क में क्या कब शामिल हुआ, बाद में अफगानिस्तान शामिल हुआ, लेकिन संस्थापक देश में यह नहीं आता है। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश क्या है, सार्क के संस्थापक सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, तो सार्क का मुख्यालय आपको हम बता चुके हैं अभी वर्ल्ड मैप की क्लास में। तो सार्क का मुख्यालय मेरे भाई काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, जो कि राजा वीरेंद्र शाह, नेपाल के राजा वीरेंद्र शाह के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, सार्क का स्थापना 1985 में 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। आप सार्क के सभी देश के बारे में जानते हैं, तो मेरे भाई सार्क के सभी देश को एक बार फिर से हम आपको इसी वीडियो में फिर से याद कराएंगे, फिर अगले वीडियो में याद कराएंगे। ठीक है, तो सार्क के सभी देश के बारे में एक बार और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, अब आप सभी का मैप, सभी का आप लोगो, सभी का सॉरी फ्लैग देख रहे होंगे, आप सार्क का लोगो देख रहे होंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वर्ल्ड मैप की क्लास से एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है भाई, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो मेरे भाई बैंकिंग निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आइए हम जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मेरे भाई एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, फिशिंग यानी मछली पालन, वानिकीकरण यानी कि फॉरेस्ट्री आता है। और सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग जैसे कि लोहा का निर्माण, कुर्सी, कपड़ा, बिस्किट, उसके बाद कार, ट्रेन, मोटरसाइकिल, इस का निर्माण किस में आता है मेरे भाई, बिल्डिंग का निर्माण सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि जो उद्योग आधारित है ना वो किस में आ गया भाई, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। टर्सरी सेक्टर जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा दे रहे हैं, डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, इंजीनियर है, ये सब किस सब में आते हैं मेरे भाई, टर्सरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। जो हमें तकनीकी सेवा ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाता है वो किस क्षेत्र में आएंगे, तो मेरे भाई टर्सरी सेक्टर में आएंगे। जो हमें पढ़ाता है वो किस सेक्टर में आएंगे, टर्सरी सेक्टर में। जो हमें मेरा इलाज करता है टर्सरी सेक्टर में। जो हमारा बिल्डिंग बनवाता है यानी कि अरे वो किस में आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा अरे सेकेंडरी में, लेकिन जो बनवाने वाला इंजीनियर है तो उस टर्सरी में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो मेरे भाई ये भी बात आपको वर्ल्ड मैप की पहली क्लास या दूसरी क्लास में बता दी गई है। तो निम्नलिखित में से यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यूराल के साथ साथ काकेशस भी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत रसिया और यूरोप के सीमा पर, यानी कि एशिया और यूरोप के सीमा पर स्थित है। आइए हम जानते हैं थोड़ी बहुत और बातें। देखिए ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना, यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत श्रृंखला है, इधर एशिया इधर क्या यूरोप है। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि एशिया को कौन सा माउंटेन यूरोप से अलग करता है, तो मेरे भाई यूराल माउंटेन अलग करता है। कैस्पियन सी किधर है, तो मेरे भाई कैस्पियन सी यहाँ देखिए, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, झील है। क्या है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सी है, यानी कि कैस्पियन झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आज नहीं बढ़ेंगे आगे, आज भर के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद। एक बार भारत माता की जय का नारा लगा करके आप क्लास को खत्म करेंगे। भारत माता की जय। ठीक है, जय हिंद भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।